नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दरोगा, पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए गए हैं उनके क्वेश्चन बैंक के तौर पे हम लोग उसके प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा सम्मिलित है। दोस्तों, इसके दौरान हम लोग बात करें तो पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और उत्पाद अवर निरीक्षक, जबकि जिसे कहा जाता है एक्साइज सब इंस्पेक्टर, इससे संबंधित जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्न पत्र को हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सहित। दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो अभी तक हम लोगों ने 10 सेट को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेशन में हम लोग 11वें सेट को देखने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पीटी की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 22/12/2019 ईस्वी के प्रथम पाली में, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं और देखते हैं जो 22 दिसंबर 2019 को एग्जाम आयोजित हुई थी प्रथम पाली में, उसके प्रश्न पत्र को देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। इस तरीके से पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है या ठोस में परिवर्तन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वो प्रक्रिया संघनन है। दोस्तों, संघनन अर्थात कंडेंसेशन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रमंडल का जो 2018 में खेल हुआ था उस खेल का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कवास, गुजरात। बात करें कवास के बारे में दोस्तों, तो कवास जो है वो ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में ही स्थित है और इसकी स्थापित क्षमता है 645 मेगावाट, जबकि इसकी अनुमोदित क्षमता की बात करें तो वो है 645 मेगावाट। और इसके अलावा कोरबा संयंत्र की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ में है और रामगुंडम की बात करें तो वो है दोस्तों तेलंगाना में। इसके साथ साथ यदि तालचर ताप संयंत्र की बात करें तो वो उड़ीसा में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। दोस्तों, वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इंडियन ओपिनियन के बारे में तो ये पत्रिका जो है वो प्रथम बार और प्रथम संपादक इसके हुआ करते थे मनसुख लाल। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्हें एक मित्र मदन जीत मिले और वह प्रस्ताव उनके सामने रखे कि द इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र निकाला जाए। गांधी जी को यह विचार बहुत अच्छा लगा और 1904 ईस्वी में ही समाचार पत्र शुरू कर दिया गया। उसके बाद में मनसुख लाल को इसका संपादक बनाया गया और इंडियन ओपिनियन का उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को स्वतंत्र जीवन का महत्व समझाना। इसके द्वारा बात करें तो दोस्तों, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था और यह समाचार पत्र वर्ष 1915 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। वह है दोस्तों SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें हरित गृह गैस के बारे में तो हरित गृह गैसों की सांद्रता बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहते हैं। CO2, NO2 तथा उसके बाद में जलवाष्प हरित गृह गैसें हैं। इसके बाद बात करें SO2 के बारे में तो ये हरित गृह गैस नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से बात करें तो यह वायुमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। दोस्तों, सही कथन की बात करें तो सबसे पहले कथन को देखें। कह रहा है, ककुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा कथन जो कि कह रहा है, बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। और चौथा कथन है, बिरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। इस तरीके से हम लोग दिख रहे हैं चारों के चारों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी जो हैं वो बिहार के संबंधित हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किया गया है। उसका उल्लेख किया गया है दोस्तों 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत के संविधान में अनुसूचियों के बारे में तो कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं और 10वीं अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा ही जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह उस प्रक्रिया को समाप्त करना है जिसके द्वारा विधायकों या सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य के द्वारा याचिका पर आधारित विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 ईस्वी को स्पेस सिचुएशनल उसके बाद में दोस्तों अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। अर्थात इसरो के द्वारा 2 अगस्त 2019 ईस्वी को स्पेस सिक्वेशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का जो शिलान्यास किया गया वो किया गया दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की बात करें तो वे अगस्त 2019 में ही बेंगलुरु में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखी। यह निष्क्रिय उपग्रह से भारतीय उपग्रहों की रक्षा में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इससे विपरीत मौसम के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। यह केंद्र निष्क्रिय उपग्रह के बारे में डाटा एकत्रित करेगा। इससे अंतरिक्ष में फैलते हुए कचरे को हटाने तथा अंतरिक्ष की सतत उपयोग में भी सहायता मिलेगी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। दोस्तों फूल के प्रजनन अंग की बात करें तो वो बाह्य दल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी एवं प्रायः हरे रंग के सहायक चक्र बाह्य दल पुंज का निर्माण करता है जो पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। दोस्तों बात करें वर्तिकाग्र एवं वर्तिका जो कि मादा जननांग और उसके बाद में जयांग या स्त्री केसर के भाग हैं, जबकि परागकोश नर जननांग पुष्पंग और उसके बाद में पुंकेसर का भाग है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, निमारी एक नस्ल है। निमारी नस्ल है दोस्तों गाय की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमारी गाय की एक नस्ल है जो कि भारत के निमार क्षेत्र में स्थानिक रूप से पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति गिर एवं खिलारी नस्लों से हुई है। यह गाय मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह गाय दूध का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों देखें इसके आंसर को तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में तो ये चुनाव सुधार से संबंधित है। जैसे अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की अवस्था हो, मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए, उसके बाद में बोगस मतदान की समस्या से बचने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए, निर्वाचन संबंधित याचिका को शीघ्र सुनवाई की जाए, यदि केंद्रीय एवं राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। बात करें दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में तो वो हुआ करते थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जन्म की बात करें तो वो वाराणसी में हुआ था और इनके पिता का नाम था अश्वसेन जबकि इनके माता का नाम था वामा देवी। दोस्तों राजा अश्वसेन वाराणसी के राजा हुआ करते थे और जैन पुराणों के अनुसार तीर्थंकर बनने के लिए पार्श्वनाथ को 9 जन्म लेने पड़े थे। पूर्व जन्म में संचित पुण्यों और 10वें जन्म के तप के बाद ही वे 23वें तीर्थंकर बन पाए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित है। दोस्तों देखते हैं पहला कथन जो है वो कह रहा है हिमालयन ओडिसी और इसका सुमेलन किया गया है MP वीरेंद्र कुमार जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद वाला जो है दोस्तों वो है द कारगिल विक्ट्री वेल्टल्स। दोस्तों जो कारगिल विक्ट्री वेल्ट्स फ्रॉम पीक टू पीक ये लिखा गया है कर्नल SC त्यागी के द्वारा जो कि बिल्कुल सही है।
अगला पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। ये लिखा गया है नटवर सिंह के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। और अगला है ग्लोरियस डायस्पोरा, जो कि प्राइड ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है रजत कपूर के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरीके से दिख रहे हैं चारों के चारों बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। दोस्तों 2019 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वे थे दोस्तों रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, उसके बाद में स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल, अर्थात ये चारों के चारों जो हैं वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार से 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों जो कथन गलत है उस कथन को चूज करना है, और वो कथन संबंधित होना चाहिए लोकसभा के उपाध्यक्ष से संदर्भ में नहीं रखता हो, उस कथन को चूज करना है। तो इस तरीके से देखते हैं, ये जो कथन डी है वो बिल्कुल गलत है, जो कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमः मत दे सकते हैं, ये कथन सही नहीं है। बात करें दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बाद लोकसभा के कार्य का निर्वहन करता है, और लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यदि संबंधित सदस्य का लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में से वर्ष 2019 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। वो घटना घटित हुई थी दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ही अंग्रेजी फौज के निहत्थे लोगों पर और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। और इस घटना के विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश हुकूमत को वापस लौटा दी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। दोस्तों उस ऐप का नाम हुआ है शिक्षावाणी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 18 नंबर, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 और 19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो है दोस्तों संगीता रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अपोलो हॉस्पिटल की संयुक्त प्रबंधक निदेशक संगीता रेड्डी ने को देश के प्रथम उद्योग मंडल फिक्की का वर्ष 2019-20 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की FICCI भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है जैग्रोस पर्वत स्थित है। दोस्तों जैग्रोस पर्वत जो है वो ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है, और यह पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम ईरान में शुरू होती है तथा लगभग दक्षिण पूर्वी तुर्की एवं उत्तर पूर्वी इराक को कवर करते हुए ईरान की पश्चिम सीमा को भी कवर करती है। इस पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो 4409 मीटर की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसके पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। वो किया जा सकता है दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात राज्य विधायिका में राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात राज्यपाल धन विधेयक को राज्य की सरकार के समय के पहले ही प्रस्तुत करने को कह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। वो है दोस्तों मोहिनीअट्टम, जो कि केरल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मोहिनीअट्टम के बारे में तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि केरल राज्य से संबंधित तो वो मोहिनीअट्टम है, और लेकिन प्रश्न में दिया हुआ कि नहीं है, तो यहाँ प्रश्न में कुछ हम लोग संशोधन करेंगे, क्योंकि मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद अर्थात GDKP शब्द के खोजकर्ता कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात उम्बेर्टो सुल्पासो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। वो है दोस्तों सआदत खान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मुगल शासक बहादुर शाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी शहादत खान को, और यह मुगल सुल्तान के अधीन अवध का सूबेदार हुआ करता था, जो कि एक निडर, कर्मठ और साहसी व्यक्ति था। सआदत खान को अवध को एक स्वायत्त राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है, और इसने अवध के सूबेदार के पद पर रहते हुए अनेक जमींदारों को लुभावने सुविधाओं का लालच देकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद बात करें दोस्तों तो इसके इस कदम से बड़े जमींदार को कर्ज एवं जाल में फंसाने और किसान को बड़ी राहत भी मिली थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर जो कि कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किसके तट के समानांतर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी तट के समानांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर जो कि कह रहा है वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 50 किलोवाट क्षमता का गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया, और यह उद्घाटन गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की छत पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए $1 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। दोस्तों किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होने वाले हैं दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, और उसके बाद में पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, अर्थात ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और यह नदी दक्षिण भारत में पश्चिम घाट से लेकर के पूर्वी घाट तक प्रभावित होती है। यह नासिक के त्रयंबक गांव की पृष्ठवर्ती पहाड़ी में स्थित एक बड़े जलागार से निकलती है, जिसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें तो भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए वर्ष 2011 से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया। इसका उद्देश्य मतदाताओं के पंजीकरण में वृद्धि करना, युवा मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहन करना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। दोस्तों राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है, और इस अनुच्छेद के अनुसार ही कोई विधेयक
धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। यह विषय है कर लगाना, कर कम करना या कर बढ़ाना। दोस्तों राज्यसभा जो है वो इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक कर रख सकती है। यदि धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वह दोनों सदनों के द्वारा स्वतः ही पारित समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? वह है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें 33 नंबर, जो कि कह रहा है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में। बात करें दोस्तों तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों सत्या नडेला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, जो कि कह रहा है नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2020 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों बात करें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा अमेरिका की एक सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों की संस्था है। नासा द्वारा जो बात करें दोस्तों तो वो मार्स रोवर मिशन 2020 के तक अपना 1000 किलोग्राम वजनी रोवर मंगल पर भेजेगा। इसके बाद में यह रोवर मंगल ग्रह पर रहने योग्य परिस्थितियों के संकेतों की तलाश करेगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि सही सुमेलन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, अर्थात जो दिविज शरण है पोलो से और उसके बाद में जो सिमोना हालेप जो कि हॉकी से है, इसका सही सुमेलन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों एलिड मेर्टेनेस जो कि ये है रोमानिया की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि दिविज शरण भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अर्जुन आज़ाद का संबंध भारतीय क्रिकेट से है, जबकि सिमोना हालेप का जो संबंध है वो रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हुआ करते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषिद्ध है। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और इसका कारण लाल रंग की तरंगदैर्घ्य का अधिकतम मान होना है। दोस्तों रेले के अनुसार बात करें तो प्रकीर्णन अर्थात लैम्डा बराबर होता है 1/λ⁴ के बराबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश की बात करें तो वह है दोस्तों सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सुमन कुमारी के बारे में तो ये पाकिस्तान की पहली हिंदू जज बनी है। दोस्तों सुमन कुमारी ने अपनी LLB की परीक्षा हैदराबाद से और कानून में मास्टर कराची के जो सजाविस्ट विश्वविद्यालय है वहाँ से प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को। 41 नंबर जो कि कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों नागार्जुन सागर बांध परियोजना के बारे में तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और अर्जुन
नागार्जुन बांध जो है दोस्तों वो हैदराबाद से 150 किलोमीटर के दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है। वो है दोस्तों कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कजाकिस्तान ने ही अपने राजधानी जो कि अस्ताना हुआ करता था उसका नाम बदल करके नूर सुल्तान कर लिया है। कजाकिस्तान मध्य एशियाई देश है जहां पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन मिलते हैं और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 44 नंबर जो कि कह रहा है नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और इजराइल के मध्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से देखते हैं 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। इस तरीके से पहला कथन जो है वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक जो कथन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करें तो इसके अनुसार बंगाल को जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस चार्टर के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का अंतिम एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। सकरखेड़ा की लड़ाई की बात करें तो वो दोस्तों हुई थी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सकरखेड़ा का जो युद्ध है वो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुजारिक खान के मध्य में हुआ था और इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई थी और मुबारिज खान जो है वो युद्ध में मारा गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल की विजेता बने। नोवाक जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से हैं। दोस्तों नोवाक जोकोविच जो हैं वो उनका संबंध रहता है सर्बिया से, वे सर्बिया देश के हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। भारत के प्रथम लोकपाल हुआ करते हैं दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिनाकी चंद्र घोष की बात करें तो ये भारत के पहले एवं वर्तमान लोकपाल उस समय तत्कालिक एग्जाम के अनुसार थे। दोस्तों उन्होंने वर्ष 2019 में के मार्च महीने में लोकपाल का कार्यभार संभाला था और वे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश भी रह चुके थे। वह लोकपाल अर्थात दोस्तों बात करें तो वे कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शंभू चंद्र घोष के भी बेटे हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं 50 नंबर जो कि कह रहा है जब गर्म पानी के स्रोत अर्थात हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न क्या कहलाता है। इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है दोस्तों भू उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 51 नंबर जो कि कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध की संगीति का आयोजन हुआ था। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसे कि अंतिम बौद्ध संगीति भी माना जाता है, इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में 120 से लेकर के 144 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था और उसी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर जो कि कह रहा है 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। दोस्तों बात करें 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के बारे में तो वो अंग्रेजों और
गोरखा के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस संधि की शर्त के अनुसार काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई और साथ ही ब्रिटिश सेनाओं में गोरखाओं की भी भर्ती को स्वीकृति मिली थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। पृथ्वी की आयु को लगभग दर्शाने वाला है दोस्तों 4 से लेकर के 5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और यह एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है। यह गंडक नदी के द्वारा निर्मित ऑक्सबो झील के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। वो है दोस्तों शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। बात करें शुक्रवाहिका के बारे में तो शुक्रवाहिका स्तनियों में नर जनन तंत्र का भाग होता है और यह एक युग्मित महीन एवं पेशीय नलिका है जो कि अधिवृषण से स्खलन के बाद स्खलन वाहिनी तथा शुक्राणुओं के वहन करती है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो अंडाशय के बारे में। अंडाशय जो है वो गर्भाशय एवं फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी स्तनियों में मादा जनन तंत्र का भाग होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री को। बात करें दोस्तों तो जनवरी 2018 ईस्वी में प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रदान किया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे जिनका जनवरी 2016 ईस्वी में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। यह है दोस्तों हेलिना संस्करण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलिना। बात करें हेलिना के बारे में तो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। दोस्तों स्वदेश में विकसित इस हथियार प्रणाली का परीक्षण वर्ष 2018 ईस्वी में पोखरण जो कि राजस्थान में है, वहाँ के रेगिस्तानी क्षेत्र में सेना के एक हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक की है। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार दागने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है और इस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपवर्तन के बारे में तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को अपवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत की बात करें तो वो कहलाती है दोस्तों सिरोसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरोसा कहलाती है और यह सुरक्षात्मक परत एक स्तरीय सल की उपकला के द्वारा स्तरित एरियोलोजन संयोजी ऊतक से बनी होती है।
एरियोरल संयोजी ऊतक से ही बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 63 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? वो है दोस्तों फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त शेष सभी धमनियों में हृदय से शरीर में अन्य अंगों में ऑक्सीजन रक्त प्रभावित होता है और फुफ्फुस धमनियाँ हृदय के दाएं नीलय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन जनित या ऑक्सीजन रहित रक्त का ऑक्सीकरण हेतु परिवहन करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? दोस्तों इस पुरस्कार के विजेता है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, उसके बाद में आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और तीसरा है दोस्तों फ्लोरा फाउंटेन। अर्थात ये तीनों के तीनों जो हैं वो एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं, यूनेस्को एशिया पुरस्कार के विजेता हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों 65 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजन पद की राजधानी थी? अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन है जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी विराटनगर जो कि आधुनिक समय में जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था और वहीं कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, जबकि इंद्रप्रस्थ कुरण महाजनपद और मथुरा जो है वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व 68वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कुल मिलाकर के 16 महाजनपद हुआ करते थे या भारत जो है वो 16 महाजनपदों में विभाजित था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया दोस्तों वर्ष 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें 1971 ईस्वी के बारे में तो संसद में जो है संसद में प्रथम लोकपाल बिल अर्थात विधेयक वर्ष 1971 ईस्वी में पेश किया गया था जो कि पूर्ण रूप से पास नहीं हो सका था। और इसके बाद जो है उस बिल को 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 और 2011 में प्रस्तुत किया गया, किंतु यह अंतिम रूप से वर्ष 2013 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित किया गया। भारत के प्रथम लोकसभा पिनाकी चंद्र घोष हैं, अर्थात लोकपाल जो हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं जिन्हें वर्ष 2019 में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन शरीर की समुचित वृद्धि को नियमित करता है। इसकी कमी से बौनापन एवं अधिकता से लंबापन उत्पन्न हो जाता है। अर्थात बात करें पीयूष ग्रंथि के बारे में तो जब पीयूष ग्रंथि का लेवल कम होगा तो बौनापन होगा और पीयूष ग्रंथि का लेवल जब हाई होगा अधिक होगा तो लंबापन उत्पन्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से संबंधित है दोस्तों सार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार एक वास्तविक उपस्थित मछली है जो कि अधिवर्ग स्पीसीज की सदस्य हैं। तारा मछली संघ, उसके बाद में बात करें दोस्तों तारा मछली के बारे में तो तारा मछली संघ इकाइडोडर्मा और सिल्वी मछली जो है वो लेप्सिमा संघ ऑर्थोपोडा एवं व्हेल जो है वे स्तनधारी वर्ग के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा? दोस्तों ओलंपिक जो शीतकालीन गेम 2022 का है उसका शुभंकर की बात करें तो वो है विंग ट्वेन ड्वेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विंग ड्वेन ड्वेन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर हैं? दोस्तों जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो वो है संभवनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रतीक की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुआ करते थे जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड, जबकि अजीतनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था तो हाथी।
बात करें महावीर स्वामी जैन के बारे में, तो महावीर स्वामी जो हैं वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए तथा इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लपुथुर पोलोका को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? वह है दोस्तों तमिलनाडु की मिठाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिबारी गिरी परियोजना गुजरात, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों सिबारी गिरी परियोजना के बारे में, तो ये भारत के केरल राज्य में पंबा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन नए राज्य व राज्यपाल का सुमेलन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र और भगत सिंह कोश्यारी केरल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 74 नंबर जो कि कह रहा है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय हैं। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय की बात करें तो वह है दोस्तों संसद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 75 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। बात करें दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के बारे में, तो मध्याह्न भोजन योजना जो है वो भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत देश के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है और इसका उद्देश्य जो है वो छात्रों में पोषण स्तर को उन्नत करना तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। और इस योजना की बात करें तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को लागू की गई थी और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जिनकी उपस्थिति 80% है उन्हें हर महीने 3 किलोग्राम गेहूं या चावल दिया जाने का प्रावधान किया गया था। किंतु 28 नवंबर 2001 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश में 1 सितंबर 2004 ईस्वी से पक्का हुआ भोजन उपलब्ध कराने जाने की योजना आरंभ कर दी गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात दूसरा स्थान है। बात करें दोस्तों तो विश्व में सबसे अधिक फलों जिसमें कि सेब अंगूर लीची केला इत्यादि हैं उसका उत्पादन चीन में किया जाता है, जबकि भारत जो है वो विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फलों का उत्पादन बागानी कृषि के अंतर्गत किया जाता है और भारत में सर्वाधिक फल उत्पादक क्षेत्रफल की बात करें तो वो महाराष्ट्र में पाया जाता है तथा फलों की सर्वाधिक उत्पादकता कर्नाटक में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कस्तूरबा गांधी के जन्म पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जननी सुरक्षा योजना भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है जिसका प्रारंभ जो है वो 11 अप्रैल 2005 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सत्य कथन की बात करें तो यह निःशुल्क प्राप्त होता है जो कि बिल्कुल सही है।
यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये तीनों के तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में सभी। बात करें दोस्तों मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के बारे में, तो मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र अर्थात मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फरवरी 2015 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई योजना है और इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को एक मृदा कार्ड दिया जाता है जो किसानों को निःशुल्क प्राप्त होता है। इससे किसान को मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह मृदा कार्ड फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक का सही मात्रा में जानकारी भी देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंध के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात ग्रेफाइट में षटफलकीय रूप में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की परतें छोटी होती है। इनमें 3 पड़ोसी परमाणुओं से प्रत्येक कार्बन 4 सहयोजी बंध से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अर्थात 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 81 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। पहला है दोस्तों भितरकनिका, दूसरा है पिच्चावरम और तीसरा है कुंडापुर। इस तरीके से इन तीनों का अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि एकवा जो कि भितरकनिका है और दूसरा जो कि पिच्चावरम है, ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों भारत में लगभग 4482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो हैं वो मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 59% पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में और 23% पश्चिमी तट जो कि अरब सागर वाला क्षेत्र है तथा 18% जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इनमें से तमिलनाडु में कावेरी नदी के डेल्टा में पिच्चावरम और मथुपेट मैंग्रोव वन में स्थित है, जबकि उड़ीसा में भितरकनिका मैंग्रोव वन क्षेत्र है और ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। जबकि कुंडापुर की बात करें तो कुंडापुर मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इब्न बतूता के बारे में बात करें तो इनके द्वारा जो कथन सत्य है वो है कि वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया हुआ था और उसने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता दोस्तों एक अरबी यात्री, विद्वान और लेखक हुआ करता था, जो कि उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में इसका जन्म हुआ था। और इसके पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम हुआ करता था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता। जब दोस्तों इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में भारत आया था, तो भारत के उत्तर पश्चिम द्वार में प्रवेश करके वह सीधे दिल्ली पहुंचा, जहां मोहम्मद तुगलक ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी का काजी भी नियुक्त कर दिया। इसका यात्रा जो है, इसका जितना भी यात्रा वृत्तांत है वे उसके द्वारा लिखित एक पुस्तक रेहला से ही प्राप्त होती है। अर्थात जो इब्न बतूता है वो एक पुस्तक लिखा था रेहला, और उसी पुस्तक में वे जो भारत में जहाँ जहाँ भी भ्रमण किया हुआ था, जिस जिस राजा से मिला हुआ था, उन सभी वृत्तांत को लिखा था उसी पुस्तक में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जयलेपला दारा कहाँ स्थित है। बात करें दोस्तों जयलेपला के बारे में तो जयलेपला दारा जो है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4270 मीटर है, जबकि इसकी फीट में बात करें तो ये 14,009 फीट है और यह पूर्वी सिक्किम में स्थित है। दोस्तों भारत और चीन के बीच में व्यापार जो है वो इसी दर्रे से होकर के किया जाता है और यह दर्रा सिक्किम को लहसा से भी जोड़ता है। यह चुम्बी घाटी में स्थित है। भारत और तिब्बती पठार पर चुम्बी घाटी में यह जो बात करें दोस्तों वो रोडोडेंड्रॉन में जंगलों के साथ बहुत ही सुंदर मार्ग बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 84 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है मुरलेन राष्ट्रीय बाग
भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग की बात करें तो वो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ही बात करें कुछ मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो यह भारत में मिजोरम राज्य के चम्फाई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और म्यांमार के साथ जो है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर में है और इस उद्यान में अब तक मिलाकर बात करें तो स्तनधारियों की 15 प्रजातियां हैं और पक्षियों को देखें तो 150 प्रजातियां हैं। औषधि पौधों की बात करें तो 35 जातियां हैं, जबकि बांस की बात करें तो 2 जातियां हैं और इसके साथ साथ यदि आर्किड की बात करें तो 4 तरह की जातियां मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 85 नंबर प्रश्न कह रहा है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? बात करें दोस्तों के वेणुगोपाल के बारे में तो वे तत्कालीन अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों बात करें गांधी इरविन समझौता के बारे में तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1931 ईस्वी में 5 मार्च को ही हुआ था। दोस्तों भारत में जो है वो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में यह समझौता हुआ था और यह समझौता दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। दोस्तों कांग्रेसी भी इस समझौता से पूरी तरीके से असंतुष्ट थे, क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, उनको फांसी के सजा से नहीं बचा पाए थे। इसलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। अभिक्रिया है दोस्तों Al2O3 + 6HCl और इसका अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बन रहा है वो है 2AlCl3 + डैश, अर्थात इस डैश पे क्या भरा जाएगा वो पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3H2O हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3H2O। इसको यदि संतुलित करें तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ एल्युमिनियम का जो 2 परमाणु है तो उस तरीके से यहाँ पर भी एल्युमिनियम का 2 परमाणु हो रहा है और O3 यहाँ पर O3 है, अर्थात ऑक्सीजन 3 है। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो 3 है। इसके बाद में HCl 6 है तो HCl भी यहाँ पे 6 हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 88 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पावर ऑफ 18 हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वो ट्विटर के द्वारा किया गया। बात करें दोस्तों हैशटैग पावर ऑफ 18 तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के द्वारा ही किया गया एक सर्वे है और ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर 18 से लेकर के 22 वर्ष की आयु के बीच उन युवाओं के बीच सर्वे किया जो 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट देने वाले थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 89 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? इसका सही आंसर हो जाएगा 76वां स्थान था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों यह प्रश्न जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्न के तहत पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो है वो अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को ही अफगान के आक्रमणकारी हुआ करते थे अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह हुआ करता था दोस्तों शाह आलम द्वितीय, इसका जो संरक्षण था उसके बीच हुआ था और सहायक मराठा के बीच लड़ा गया था, अर्थात ये 3 कोणीय श्रृंखला थी। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ हुआ करते थे और अफगान सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दाव पेच के मात खा गए थे।
इस तरीके से यह युद्ध जो है वो मुख्यतः दो कारणों का परिणाम था। पहला परिणाम था कि नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था, और दूसरे पहलू को देखें तो उसमें मराठा जो है वो हिंदू पद पादशाही की भावना से ओतप्रोत होकर के दिल्ली को अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। इस तरीके से बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में तो ये तीन कोणीय श्रृंखला थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है उसका स्थिति क्या होता है। दोस्तों लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं लघु परिपथन के बारे में अर्थात शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो इसके समय अर्थात जब लघु परिपथन या शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण परिपथ में प्रतिरोध का मान जो है वो शून्य हो जाता है, जिसके कारण परिपथ के तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ज़्यादा गर्म होने की वजह से आग लगने का खतरा बन जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 92 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनन कर दिया गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2006 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। यूएसए की स्थानीय पवन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चिनूक जो है वो यूएसए की स्थानीय पवन है। पवन से संबंधित ये टॉपिक दोस्तों ज्योग्राफी का चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछा गया है। तो इसके बात करते हैं दोस्तों चिनूक के बारे में। चिनूक जो है वो पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चलती है। यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलोरेडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है और इस हवा का औसत तापक्रम की बात करें तो वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, अर्थात ये थोड़ी गर्म होती है। इसके आगमन से तापक्रम जो है वो अचानक बढ़ने लगता है तथा कभी कभी तो तापमान मिनटों में 34 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाके पहुंच जाता है। यह जो वायु है दोस्तों वो पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इससे बर्फ पिघलने लगती है और घास उगने लगती है। इस कारण यह जो है पवन वो हिमभक्षी भी कहा जाता है इस पवन को। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। अर्थात नीचे 4 ऑप्शंस में से बताना है कि वो कौन ऐसा थर्मल पावर प्लांट है जो बिहार में उपस्थित नहीं है। तो वो है दोस्तों औरैया पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो एनटीपीसी के अधीन ही आते हैं। तो एनटीपीसी बात करें दोस्तों औरैया थर्मल पावर प्लांट के बारे में तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में औरैया जिले के दिम्बियापुर में स्थित है और यह पावर प्लांट एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्र में से एक है। पावर प्लांट के लिए गैस गेल की बात करें तो HBJ पाइपलाइन साउथ बेसिन गैस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है और बिजली संयंत्र के लिए पानी का स्रोत औरैया इटावा नहर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 95 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से इसरो अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। दोस्तों बात करें चंद्रयान 2 के बारे में तो जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे के. ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 96 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई जो कि 250 मीटर है और समय दिया हुआ है 12 सेकंड। तो इसके गति निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ट्रेन की लंबाई और समय से जब दोनों से भाग किया जाएगा तो 18/5 से भी गुना करने के बाद आंसर जो है वो 75 आ जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। इस तरीके से इसका जो हानि प्रतिशत है दोस्तों वो आ जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस डिस्प्ले पे पर्याप्त स्थान न बचने की वजह से हम लोग इसको डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग कागज़ और कलम पर लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न काफ़ी ईजी पूछा गया है।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8% का लाभ प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर जो कि कह रहा है, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 16.2/3% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है और ये 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 41.4% वार्षिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस सेट को जो कि 11वां सेट है उसको हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले सेट के साथ, एक नए सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।